आप सबका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रॉपर्टी। कोई भी चाहे फ्लैट खरीदना हो या ज़मीन खरीदनी हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे रिलेटिव्स को जानता हूँ, फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके साथ फ्रॉड हुए। कईयों ने अपने फ्लैट बुक कराए और बाद में बिल्डर पैसे लेके भाग गए। कईयों के प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी निकली, कईयों का डॉक्यूमेंट्स ही फेक थे। तो इनके ऊपर गाइडलाइंस के लिए हमारे साथ है श्री सुशांत सिंह जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो आज इनसे गाइडेंस लेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। तो सुशांत जी, पहले तो ये बताइए कितनी तरह के फ्रॉड्स होते हैं प्रॉपर्टीज में, क्या क्या होता है। कि फ्रॉड्स अल्टीमेटली अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो डेफिनेशन है जी फ्रॉड की, वो ये है कि मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ, वैल्यूएबल चीज़ ले रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं उसके अवज में जो चीज़ दे रहा हूँ वो या तो मेरे पास नहीं है या मैं उससे कम दे रहा हूँ या उससे या उतनी एक्सपेक्टेंसी के साथ नहीं दे रहा जितनी आपकी एक्सपेक्टेंसी। ये फ्रॉड की डेफिनेशन। अब अगर हम इसको विभाजित करें, अलग अलग कैटेगराइज करें जैसे आपने मेरे से पूछा, तो अब फ्रॉड ये भी हो सकता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी का सेलर हूँ और मैं आपको फ्रॉड कम प्रॉपर्टी दूं तो भी फ्रॉड है। अगर आप मैंने बोला है गारंटी करके कि मैं 3 बेडरूम फ्लैट दूंगा लेकिन मैं आपको 2 बेडरूम दूं, वो भी फ्रॉड है। मैं अगर आपको क्या कहते हैं एक पार्किंग की गारंटी दूं और मैं पार्किंग ना दूं, वो भी फ्रॉड है। मैं आपको बोलूं कि मैं इतने रुपए में कोई चीज दूंगा लेकिन मैं पैसे बाद में अल्टर कर दूं, वो भी फ्रॉड है। सो फ्रॉड जो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, अगर मैं ये गारंटी करूं कि जो फ्लोर ऐसा होगा, शामियाने ऐसे होंगे, लिफ्ट ऐसी होगी, सीढ़ियां ऐसी होंगी, वो ना करूं, वो भी एक चीटिंग है, वो भी एक फ्रॉड है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या गारंटी दी है और मैंने क्या जो एक्सपेक्टेशन है दूसरी पार्टी की उजागर की है और मुझे पता है कि वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ये अश्योर करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी फ्री इन टाइटल है और मैं वो इनकम्बरेंस वाला टाइटल आपको दे दूं, डिफेक्टिव टाइटल दे दूं, वो भी एक फ्रॉड है। सो अल्टीमेटली जो भी मैंने चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख रखी हैं कि मैं ये वाली चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर है, अगर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलर हैं, अगर वो मटेरियल कंसिडरेशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जैसे कि 200 गज की प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे मूल कंसिडरेशन मानी जाती है जिसे हम इंग्लिश लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट लॉ में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मटेरियल कंसिडरेशन मानते हैं। जैसे कि कंसिडरेशन की कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी, कितनी गज की प्रॉपर्टी होगी, कितनी वॉल्यूम कितना उसका होगा, क्या क्या गारंटी होगी, बिजली पानी। अब कई जगह ये भी पाया गया है गुड़गांव में कि जैसे कईयों ने फ्लैट लिए लेकिन वहाँ पे बिजली नहीं थी और वहाँ पे पानी नहीं आता था। वो इतने परेशान हुए कि DLF के फ्लैट लिए, कहीं बड़ी कंपनियों के लिए, वहाँ बिजली पानी नहीं आए और फिर वहाँ उन्होंने कंप्लेंट्स करी। वो कह रहे हैं 6 महीने साल और लगेंगे। तो उनका जो एल्डरली लोग हैं जिनकी सेविंग लगी हुई थी वो भी अलग परेशान हुए। सो अल्टीमेटली फ्रॉड, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बेसिक बात हम समझें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रोमिसेस कर रखे हैं और वो प्रोमिसेस नहीं आपके मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक पूरे नहीं हुए और उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको सेलर नहीं दे रहा, ना उसमें आपके साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पर आपको जो अल्टीमेट चीज आपके हाथ में आई जो कि आपकी एक्सपेक्टेंसी और कॉन्ट्रैक्ट के कंसोनेंस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो वो फ्रॉड है या वो मिसरिप्रेजेंटेशन, दोनों में से। तो इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन भी आ जाता है। मान लीजिए किसी बिल्डर ने कमिट किया 3 साल में कंप्लीट करके दे देंगे और 3 साल की जगह लगा दिए 5 साल या 4 साल, व्हाटएवर इट इज। उसमें जो है उसमें 3-4 चीजें जो हैं जो कोर्ट में डिबेट चलती है इस चीज को लेके, वो ये है कि प्रॉपर्टी के केस में टाइम जो है वो एसेंस तब होता है जब लिखा जाता है।
ओके, कि टाइम विल बी द एसेंस, अगर रिटर्न में कमिटमेंट। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, क्योंकि मैं तो कानूनी आदमी, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो फ्लावरी बात है। मैं तो मोटी बात करूंगा, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये लिखा गया है कि अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तभी जब भी कि दोनों पार्टियों को लिखा पढ़ी में इन्फॉर्म किया जाए कि ये मैं टाइम बाउंड मैनर में करूँगा। जैसे कि टर्म की प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें लिखा जाता है कि वो थोक के भाव में होते हैं, वो कहते हैं भैया लेना लो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना ना लो। टेंडर जैसे होते हैं कि 3 साल में तुमने बना के देना या 5 साल में तुमने बना के देना है। लेकिन सेम प्रिंसिपल जो है एक ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बिल्डर और जो सेलर है या जो परचेजर है वो कभी इस बात पे एग्री करते ही नहीं। और क्यों नहीं करते? वो राइटली सो है, क्योंकि इतनी परमिशंस चाहिए आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से, इतनी सारी चीजें आपको चाहिए, जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी ज्यादा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी कंप्लीट होने ही नहीं देंगे टाइम से। अब आप ये देखो कि पोल्यूशन हर साल दिल्ली में आता है, दिवाली हर साल दिल्ली में आती है, 3-4 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो जाती है। उस चीज का जिम्मा जो है वो बिल्डर क्यों उठाएगा? ऑब्वियसली वो जो चीज है आप उसको फ्रॉड नहीं करार दे सकते। अब फ्रॉड इसीलिए नहीं करार दे सकते, बियॉन्ड उसके कंट्रोल है। वो बहस चलती है कोर्ट में, यही बहस हर कोर्ट में यही बहस चल रही है। महंगाई, सीमेंट की महंगाई, वो बियॉन्ड कंट्रोल है, ठीक है। दिवाली जो सस्पेंशन है वो बियॉन्ड कंट्रोल है, सीलिंग बियॉन्ड कंट्रोल है, परमिशन फ्रॉम दी थर्ड पार्टी बियॉन्ड कंट्रोल है। एमसीडी ने नक्शा ही पास नहीं किया, सीवेज नहीं पास किया, 1000 तरीकों की चीजें ऐसी हैं जो कि अथॉरिटी, जो थर्ड पार्टी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती हैं। उस सिनारियो में जो है फिर जो है उसमें फ्रॉड तभी हो सकता है कि अगर उस इंसान को बात का पता हो कि मुझे मिल सकती है, फिर भी उसने स्टेप्स ना लिए गए हों, तो कहीं ना कहीं आप उसको फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब ये है, मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे सोसाइटी में लेना है या इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए? देखिए, पहले तो जैसे अब ये है कि अगर आप समझते हो कि कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, ये भी डिपेंड करता है किस कॉलोनी में ले रहे हो। क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी जो डील्स हैं, जैसे कि आजकल जो अच्छी साउथ दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं ये कोई लेबल नहीं लगा रहा, वहाँ पे भी बहुत डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पे बहुत झगड़े हैं। लेकिन अगर आपको एक रीजनेबल बायर को, एक सेलर को देख के ऐसा है, क्योंकि कुछ चीजें एज ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हैं और तो वो सामने बातचीत में और नेगोशिएशन में सामने आती हैं। अगर वो आपको आपके टाइटल डीड्स दिखा देता है और आपको लगता है एक अच्छी वैल्यूएबल कंसिडरेशन की प्रॉपर्टी है और अपनी पुरानी चेन ऑफ टाइटल कंप्लीट दिखा देता है और उस चेन ऑफ टाइटल से ये लगता है कि यहाँ तो सिंगुलर ओनर है या ये को ओनर है और वो को ओनर आपसे मिलवा देता है और दोनों आदमी रजामंद हैं उसको साइन करके आपको सेम डीड करवाने के लिए, तो आपको वो टाइटल डीड्स और क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या नाम है, अगर आप समझते हो कि एक बारी टाइटल चेक जो है ऑथेंटिसिटी उस डॉक्यूमेंट की, क्या ये टाइटल जो है ये यहीं तक ही सीमित है या इसके आगे भी ट्रैवल कर गए, वो 2 चीजें अगर आप कराओ तो एटलीस्ट आपको एक नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइटल के अंदर ये जो चीज है ये बात आपको जो है आपको फायदा देगी। अगर आपको इस सारे सिनेरियो को पूरा करने के लिए आदमी एग्रीमेंट टू सेल भी कर सकता है, जिससे कि उसको 2-3 महीने का टाइम मिले जिसके अंदर की वो ये सारी चीज करे इंस्टेड ऑफ दैट। या अगर वो आपको जो बंदा है जिससे आप खरीदने जा रहे हो प्रॉपर्टी, वो अगर आपको अपफ्रंट होके सारी चीज वैसे ही दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्या नाम है वो पूरी बात नहीं बता रहा, तो आप टाइटल चेक भी करवाओ, दोनों चीजें करवाओ। क्या प्रोसीजर है टाइटल चेक करवाने का, कैसे? उसमें जो है जैसे LNDO है या अलग अलग अथॉरिटीज है, वहाँ पे हर चीज की सर्टिफाइड कॉपी है। उसमें क्या नाम है आप जो है आप एक चिट्ठी लिख सकते हो कि भाई मैं जो है मैंने ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, या मैं इस फाइल को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसी भी फाइल को इंस्पेक्ट करने का बताती है। उसके आजकल कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस भी बन गया है, तो उससे भी जो रजिस्ट्रीज हैं सामने आ जाती है, जैसे कंपनी रजिस्टर की हुई सामने आ जाती है, वैसे क्या कहते हैं कंप्यूटर पे जो है ये वाली चीजें भी सामने आ जाती है। एक चीज ये हो गया। अब बाकी
अब जैसे दूसरी बात है, जैसे कि बड़े सारे लीगल हेयर्स हैं, अब तो उसमें आपको लीगल हेयर से नो ऑब्जेक्शन भी चाहिए होंगे। अच्छा। अगर ऐसा लगता है कि पुरानी प्रॉपर्टी है और उसमें आपको लगता है कि कहीं दूर से चलती हुई आ रही है, ये सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ना होने पे अगर आपको और लीगल हेयर जो बाहर रहते हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिलिंक्विशमेंट डीड्स, रजिस्टर्ड रिलिंक्विशमेंट डीड्स चाहिए होंगे, वो अगर आप ले लो तो एक तरीके से सोने पे सुहागा है। वो क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आप कोई चीज लेने जाते हो और उसमें लीगल हेयर्स हैं और आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपनी फेवर में रिलिंक्विशमेंट का नहीं लेते, तो फिर आप खुद ही यू आर अवेयर ऑलरेडी कि भाई इसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट कभी आ सकता है, क्योंकि पार्टीशन का क्लेम आ सकता है, क्योंकि आजकल तो आदमी और औरत दोनों को राइट है, समान राइट है, तो उसमें फिर ये रेड फ्लैगिंग का पॉइंट है। फिर आप जो है अगर बाकी प्रॉपर्टी खरीदते समय जो एक इंसान के मन में कंसर्न उत्पन्न होते हैं, ये सारी बात उस बात पे निर्भर करती है कि किस टाइप का कंसर्न उसके मन में है। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ। किसी के मन में ये कंसर्न है कि देखो जी मुझे पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी के मन में ये कंसर्न है कि ये जगह जो है कवरेज एरिया कितना है, किसी के मन में ये कंसर्न है कि ये कमरे जो है ये सेफ एंड सिक्योर्ड हैं कि नहीं है, किसी के मन में ये है कि लिफ्ट है कि नहीं है। तो उस अगर मैं एक जैसे आपने मुझसे जनरल सवाल पूछा कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ फ्रॉम टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप चेन ऑफ टाइटल देखिए, अपना लीगल हेयर्स को देखिए, टाइटल चेक करवाइए, और कोई जो है आपको ऐसा लगता है कि किसी और को ना बेचा हो तो क्या कहते हैं वही जो टाइटल की इंस्पेक्शन कर लीजिए कि कोई रजिस्ट्रेशन और तो नहीं है। बाकी पावर ऑफ टर्नी ना कीजिए, और क्या कहते हैं पूरा एग्रीमेंट टू सेल करके रजिस्टर्ड सेल डीड कीजिए, जिस जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट के अंदर गिवन है, जिससे कि क्या कहते हैं टाइटल पास ऑन होते हैं। अगर कोई फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है तो फैमिली सेटलमेंट हुआ तो फैमिली सेटलमेंट चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लिटिगेशन हुई है किसी भाई के बीच में तो पार्टीशन डीड चेक कीजिए। ये कुछ ऐसे कुछ पहलू हैं जो आपको देख लेने चाहिए कि भाई अगर भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी है कि कैसे है, तो इन बेसिस पे आप कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा सजेशन दिया कि आप ये सब चेक करने के बजाय अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब भी आप बैंक से थोड़ा लोन ले लो। तो बैंक लोन देते वक्त वो ऑटो खुद भी चेक करते हैं सारे पेपर्स वगैरह कि सब टाइटल क्लियर है। ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। सरदर्दी बच जाती है, बैंक वाले खुद करते हैं बैठ के, क्योंकि बैंक वालों के पास सर्विलेंस मैकेनिज्म होता है। हाँ। लेकिन एक चीज है कि बैंक वाले जो हैं वो भी बड़े आजकल नेग्लिजेंस के शिकार पाए गए हैं डीआरटी के अंदर। बैंक ने जो आधे केस जो डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में है वो यही है कि उन्होंने लोन ऐसे बांट दिया बिना सर्वेलेंस के। और अब जो इसीलिए ये जो बात है कोई पुष्टिकरण नहीं है, ये जो बात आपने बोली ये सिर्फ एक डेलीगेशन है कि हम अपनी चीज जो हमें सचेत रहना चाहिए हम किसी दूसरी पार्टी को डेलीगेट को पास ऑन कर रहे हैं। मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, नेग्लिजेंस भी हो सकती है। मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोन अगर आप लेना भी चाहते हो तो लोन के लिए आप इतना इंटरेस्ट क्यों अदा करते हैं? आज की डेट में जो यहाँ पे लोन है, क्योंकि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो रखी है, अगर एक लोन 10% के ऊपर आप एक लोन लोगे सिंपली बिकॉज कि आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करानी है, अगर मिनिमम टू मिनिमम आपको 50 लाख से लेके 1 CR तक का लोन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। वो जो चीज है कहीं ना कहीं, मतलब मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई लाखों में भी लोन लेता हो, लेकिन वो क्यों लेगा? अगर 20-25 लाख का लोन लेना होगा तो वो मकान ही नहीं लेगा। मुझे नहीं लगता कि वो बैंक से कोई लोन उठाएगा। सो अल्टीमेटली अगर ऐसे सिनेरियो में अगर ये चीज करनी पड़े तो आपको वो कॉस्टली अफेयर पड़ जाएगा एक इन्वेस्टिगेट कराना। बेटर है कि आप एक अथॉरिटी में जाके उस फाइल को इंस्पेक्ट करो, आप वहाँ पे रजिस्ट्रारों से आप डिस्कस करो। अगर वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, वो भी आपको कोई ना कोई चीज गाइड करेंगे कि क्या कहते हैं कि कैसे ये चीजें प्रोग्रेस करती हैं वहाँ पे। और भी एटमॉस्फेयर है, किसी भी अथॉरिटी में एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर है। बीइंग एन एडवोकेट मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम जो हार्ड रियलिटी है
उस चीज़ से किसी छुपी भी कोई नहीं है, ये चीज़ है। कोई और सजेशन देना चाहते हो लोगों को इन जनरल? देखिए बाकी स्टैम्प ड्यूटी का एक पॉइंट है। हाँ। कि जैसे कि आजकल जो है लेडीज से आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उन पे कम स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अच्छा। एक क्या कहते हैं नॉलेज की बात यह है कि जो मियाँ बीबी के बीच में प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं आप, वो बेनामी नहीं कहलाती। अगर आप बाकी आपको एक्सप्लेन जरूर करना पड़ता है कि मैंने मेरी वाइफ के नाम पे ली है, ये मेरे फंड से लिए, वो इनकम टैक्स ऑफिस को एक्सप्लेन जरूर करना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें वो बेनामी नहीं कहलाता। सिमिलरली फैमिली मेंबर्स की इंटर से भी बेनामी नहीं कहलाती। तो ये एक क्या कहते हैं, ये भी एक टिप है कि आप अगर आपने कोई थोड़ी सी 2 पैसे की आपको ऐसा लगता है कि आपने लेडी को सिक्योर करना है तो लेडी के लिए कोई प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है जिससे कि आपको सस्ती पड़ जाएगी स्टैम्प ड्यूटी के पे। कितने परसेंट सस्ती पड़ जाती है आपका आइडिया? मेरे ख्याल से 1% या 2% का फर्क है। 6% शायद लेडी के लिए, 8% शायद आदमी के लिए कुछ ऐसी है। सो ये एक है। फिर इन्होंने कुछ मेरे को अपडेट ये भी मिला था कि शायद कुछ जुरिस्डिक्शनल इशू भी शायद ये लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कतार भी कम हो, कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कहीं पे भी करा सकते हो। अब ये वाली जो बात है कितने एक्सटेंड तक अभी लागू हुई है नहीं हुई, ये भी आप एक जगह जिसने लेनी है वो चेक कर ले। उससे ये है कि भाई जो आप अगर आपने कहीं जाना है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रार के पास, तो आपको ये चक्कर नहीं रहेगा कि मैंने इसी जुडिक्शन पे जाना है, रश नहीं लगेगा। आने वाले समय में अब ये वर्चुअल होने जा रही है चीजें, जैसे शादी वर्चुअल हो रही है तो ये हो सकता है कि ये वर्चुअल हो जाए, तो हो सकता है कि आपको चक्कर भी ना लगाने पड़े। अभी कल परसों जो है हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वर्चुअल कर दिया सारा। उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट सिस्टम जो है दिल्ली में एटलीस्ट ये वर्चुअल है। तो अगर वो वर्चुअल कर दिया है तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये अथॉरिटीज की तरफ भी इशारा है कि ये कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि कोविड ने हमें कई चीजें सिखाई हैं और उससे बचत बढ़ी है। ऑफिस में कम लोग आते हैं, ऑफिस में ज्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती और चीजें घर बैठे बैठे हो भी जाती हैं, तो दोनों तरफ को कन्वीनियंस है। उसमें ये है कि यस आपको कोई ना कोई चीज फॉर्मेलिटी बुलाएंगे जरूर, बायोमेट्रिक करने के लिए बुलाएंगे, फोटो खिंचवाने के लिए बुलाएंगे, कई चीजों के लिए अभी इनको प्रबंध करने पड़ेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन में फोटोग्राफ अंगूठे की भी जरूरत होती है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन कई चीजें हो सकता है कि शायद वर्चुअल भी करें जिससे कि आपका बाहर की कंट्री में तो रजिस्ट्रेशन वर्चुअल ही होती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। बाकी यहाँ आप देखते हैं कितना रंग आती है। बहुत अच्छे पॉइंट बताए आपने। मुझे पूरी आशा है कि ये सब आपके काम आएंगे और फ्रॉड से आपको बचाएंगे। और आपको कभी भी कोई डिटेल्स चाहिए हो या कोई भी आपका लीगल इशू हो, आप श्री सुशांत सिंह जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।